जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग पहले वाला वीडियो जो स्वर मतलब वर्ण वाला जो वीडियो डाल चुके हैं उसको जाकर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का और वहां से पकड़ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो और मजा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले मैं यही वीडियो देखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यंजन वर्ण को ही सुधार लीजिए और स्वर वर्ण को उसके बाद सुधारिएगा। कारण कि व्यंजन वर्ण का खानदान अलग है, स्वर वर्ण का खानदान अलग है। दोनों में से कहीं पढ़िएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये नहीं कि उसको पढ़िए तो इसको पढ़िए तो उसको। अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले यही देख लेते हैं तो उसके ये देख लीजिए, उसके बाद वो भी देख लीजिएगा, दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो कॉपी कलम निकालिए और बैठिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। व्यंजन वर्ण क्या होता है? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर से एक बार और बोल रहा हूं, लिख लीजिए। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे में अगर मैं बात करूं क, तो क कैसे बना है? क हलंत जोड़ अ। अगर बात करूं ट कैसे बना है? ट हलंत जोड़ अ। आप देख रहे हैं यहाँ पर अ यानी स्वर वर्ण आया है, तभी क्या हुआ है? व्यंजन वर्ण का निर्माण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के निर्माण में स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। अब आइए व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं? तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आइए यहाँ पर हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। इसको उदाहरण भी नोट करते चलना है, जैसे में जो लिखाएंगे उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी लिखते चलना है। ऑफलाइन की तरह आपका इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं भी फेसबुक पर देख रहे हैं, तो समझिए कीजिए आप ऑफलाइन की तरह पढ़ाई करने के लिए आप हमारे पास आए हैं और ऑफलाइन की तरह ही पढ़िएगा। अब देखिए, तो स्पर्श व्यंजन क्या करता है, अब इसको भी लिखना है परिभाषा। वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण, ठीक है, वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण ओठ, ओष्ठ, जीभ, तालु, दांत, मुर्दा के स्पर्श से यानी छूने से, हल्का हल्का टचिंग पूरा नहीं करेगा, मतलब स्पर्श से क्या होता है, बोला जाता है, उसे ही स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण जीभ, तालु, मुर्दा, ओष्ठ, दांत के परस्पर स्पर्श मतलब ना होता है, स्पर्श से बोला जाता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कवर्ग। कौन आएगा? कवर्ग। कवर्ग मीन्स क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग, अब देखिए चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। टवर्ग, टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग, तवर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर आता है पवर्ग। पवर्ग, पवर्ग में क्या आ जाएगा? प, फ, ब, भ, म। तो ये स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव रटने वाला काम खाली नहीं किया जाता है। पहले उसका बेसिक जड़ मतलब पढ़िए, जब तक ले आप उसके तह तक ले और अंदर जड़ तक ले नहीं जाते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव को दिन आप रट के मतलब पढ़िएगा। अब खाली रटिएगा ट स्पर्श व्यंजन है, क स्पर्श व्यंजन है, त स्पर्श व्यंजन, अरे पागलो, होशियार बनो, समझदार बनो, होमो सेपियंस ज्ञानी मानो बनो, बुर्बक मानो बनने से कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है आप इस जमाने में भी अब रटने वाला काम कर रहे हैं, इतना सुविधा, इतना आपके पास सुविधा है तभी आप रट रहे हैं। रटू टीचर, यानी कहने का मतलब रटने से कुछ नहीं हो सकता है, केवल ऑब्जेक्टिव रट कर क्या कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप से, ये पूरा पढ़ लीजिए, हम भी वीडियो बना देंगे ऑब्जेक्टिव का। अब खुद मतलब जो हम बोलेंगे तब तक आप धाए से मारिएगा। अगर मैं बोल दूं स्पर्श व्यंजन में तो वर्ग से लेकर पवर तक पूरा स्पर्श व्यंजन है। अब उसमें हम पूछेंगे तो बताइए च कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। अरे अभी ना पढ़े, कवर्ग से लेकर पवर तक स्पर्श व्यंजन है, तो जितना उसके बीच में आएगा सब क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का है ये सब जो है मुंह मतलब बोले दांत, ओष्ठ, जीभ, तालु, मूर्धा के स्पर्श से बोल रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया? ये स्पर्श व्यंजन हो गया। अब ये अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में याद कर लीजिए य, र, ल, व, ये चार को याद कर लेना है।
परिभाषा देखिए, किसी में भी परिभाषा की इसमें आवश्यकता नहीं है, बस आपको जानने के लिए बता दिया जाता है। य र ल व क्या हो जाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन हो जाते हैं। य र ल व को हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में आ जाता है तालाबे स, मूर्धन्य स, दंते स, ह। तालाबे स मतलब तालाबे स, उच्चारण स्थान वर्णों के उच्चारण स्थान में पढ़ा दूंगा। तालाबे स मतलब तालु से बोला जाता है, इसलिए तालाबे स। मूर्धने स यानी मूर्धा से बोलने जाने वाला को मूर्धने स। दंते स दांत से बोलने जाने वाले वर्ग को दंते स। तीनों स है, लेकिन बोलने का उच्चारण स्थान तालाबे स, मूर्धने स, दंते स, ठीक है, इसीलिए इसका अलग अलग नाम रख दिया गया है। और ये ह है, तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन के बारे में बतलाता है कि यह एक प्रकार की रगड़ और घर्षण से बोला जाता है। एक प्रकार की रगड़ और घर्षण के, जो रगड़ और घर्षण जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, मान लीजिए कोई दो चीज हम रगड़ रहे हैं, ओ माय गॉड गर्मी उत्पन्न हो गया, गर्मी, तो क्या हो गया, गर्मी उत्पन्न हो रहा है। तो वही है, एक प्रकार के रगड़ और घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उससे बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब आइए, और सभी है जो वर्ण व्यंजन वर्ण को माना जाता है। जैसे उच्चारण के अनुसार व्यंजन वर्ण को दो प्रकार से बांटा जाता है, अल्पप्राण और महाप्राण। अब देखिए अल्पप्राण में क्या होता है, जैसे क लिखे हैं, ग लिखे हैं, अंग लिखे हैं, तो क वर्ग का पहला, ये तीसरा, ये पांचवा, तो सेम टू सेम गवर्ग हो चाहे चवर्ग हो चाहे टवर्ग हो चाहे तवर्ग हो चाहे पवर्ग हो, बात समझ रहे हैं, ये सभी का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं। साथ में यर लव मतलब अंतःस्थ व्यंजन भी क्या हो जाते हैं, अल्पप्राण व्यंजन हो जाते हैं। तो याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा साथ में अंतःस्थ व्यंजन भी क्या है, अल्पप्राण व्यंजन है। अब आगे बढ़िए, महाप्राण, जब पहला, तीसरा, जब पांचवा जब घेर लिए तो दूसरे या चौथे ना बचा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ण कहने का मतलब हो गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये पांचों का हम लोग वर्ग में बांट दिए हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा ये ऊष्म व्यंजन तालाबे स, मूर्धन्य स, दंते स, ह, ऊष्म व्यंजन भी क्या हो जाते हैं, महाप्राण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम एगो मतलब लिए हैं, और आप जानने के लिए समझिए कीजिए, वो पूरा वर्ग की बात हो रहा है। अब नाद की दृष्टि से, जैसे बोल रहे हैं तो बोलने में एक नाद उत्पन्न होता है, तो नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। अब घोष वर्ण आइए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ग क्या है, तीसरा, घ क्या है, चौथा, अंग क्या है, पांचवा, अर्थात कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग यानी पांचों का तीसरा, चौथा और पांचवा, साथ में पूरा स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण वाले चैप्टर में पढ़े होइएगा। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, तो स्वर वर्णों की संख्या 11। आप बेहतर और स्वर वर्ण के बारे में जानना है तो इस वीडियो को देख लेने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब आइए, तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके साथ स्वर वर्ण और य, र, ल, व मतलब अंतःस्थ व्यंजन, और साथ में उस व्यंजन का एगो ह आ गया है, यह भी क्या हो जाता है आपका, यह भी हो जाता है घोष वर्ण। क्या बोलते हैं, घोष वर्ण। और उसके बाद जो बच गया अघोष वर्ण, जैसे क, ख इसमें नहीं ना था, तो इसका पहला, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, साथ में उस व्यंजन का तालाबे स, मूर्धन्य स और दंते स, ये तीन को वर्ण क्या हो जाता है, अघोष वर्ण हो जाता है। इस प्रकार आपका व्यंजन वर्ण से कहीं से भी कुछ पूछे, आप एक बार देखिए वीडियो, दो बार देखिए, दिमाग में सेट हो जाएगा, रटने वाला काम नहीं करना है। जाके चलिए ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ऑब्जेक्टिव आ गया, इसका ऑब्जेक्टिव मारिए, इसका धाए 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 धाए, दिमाग को रटू नहीं बनाइए, सब्जेक्टिव समझने वाला बनाइए। इस प्रकार पढ़िएगा तो आपको लगता है कि रटना पड़ेगा, कईयों रटने वाला काम नहीं करना होगा। सब्जेक्टिव पढ़िए और दिमाग को तेज बनाइए, शार्प बनाइए, ठीक है। और रह गया ऑब्जेक्टिव का बाद, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न किस तरह पूछता है मैं भी आप लोग को उस वीडियो को डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपका इस चैप्टर का पूरा मतलब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखें, अब लगा है कि हम बेस्ट कर सकते हैं हिंदी व्याकरण में। अभी तो समझिए कि जो हिंदी व्याकरण का अलग सीरीज चल रहा है और किताब वाला 10वां हो चाहे 12वां हो, मैं बता चुका हूं इसके पहले वाले वीडियो में कि चाहे 10वां हो चाहे 12वां हो, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे कॉम्पिटेटिव हो, व्याकरण का कोई क्लास नहीं होता, इस सबके लिए समान है। ये नहीं कि 10वां का अलग पढ़ा रहे हैं, 12वां का अलग पढ़ाएंगे,
कुछ चैप्टर 10वें में पूछे जाते हैं, कुछ नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं वो सभी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और जो भी वीडियो जा रहा है उसको देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। इस वीडियो का एम दोस्तों मैं 100 लाइक्स रखता हूं। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो कृपया कम से कम इस वीडियो पर 100 लाइक्स आना चाहिए, ताकि मतलब मैं जोश जुनून के साथ अगला वीडियो और बना सकूं और आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं, ताकि आपका रिजल्ट जब आए तो आप एक लगे कि फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं अपने जो देश की तिरंगा झंडा है। और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।